हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी क्लास 11th का बायोलॉजी चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैंने आपके क्लास के लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का चैप्टर वाइज वीडियो बनाया है। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करा दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केल्विन चक्र के बारे में और C4 चक्र के बारे में, यानी C3 चक्र, C4 चक्र क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा। मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो अगर आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो से, यानी मैंने जो 13 चैप्टर का जो पहला वीडियो बनाया है वहां से लेकर के अभी 6 नंबर तक के वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आए अच्छे से, वरना आपको ये समझ में अच्छे से नहीं आएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। केल्विन तथा उनके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया था और बताया कि यह पथ एक चक्रीय क्रम में संचालित होता है जिसमें आरयूबीपी पुनः उत्पादित होता है। आइए अब यह देखें कि केल्विन पथ कैसे संचालित होता है और शर्करा कहाँ पर संश्लेषित होती है। वास्तव में इस चक्र से पता चलता है कि शर्करा कैसे बनता है, CO2 का अवशोषण किस प्रकार होता है और उससे कैसे एंजाइम उसमें भाग लेते हैं। तो ये सारा एक चक्र में चलता है और इसका पता है किसने लगाया था, तो केल्विन और उनके सहकर्मियों ने इस पथ का पता लगाया था। इसलिए इस पूरे चक्र को केल्विन चक्र भी कहते हैं। आइए शुरू में ही हम स्पष्ट रूप से समझ लें कि केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें चाहे पथ C3 या C4 हो। देखिए, कोई भी पौधा है जिसमें अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें केल्विन चक्र चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर C3 पौधा है तो उसमें केल्विन चक्र चलेगा और C4 है तो नहीं चलेगा, या फिर C4 है तो चलेगा और C3 में नहीं चलेगा। चाहे कोई भी पौधा हो, या C3 हो या फिर C4 हो, दोनों में केल्विन चक्र चलता ही है। आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, ये फिगर है जो दर्शा रहा है केल्विन चक्र को। और यहाँ पे ये पहली बात आप समझ लीजिए कि केल्विन चक्र 3 बार में पूरा होता है, 3 चरणों में पूरा होता है। जो पहला चरण है वो है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है अवकरण, यहाँ पे अवकाश लिखा है, अवकरण होना चाहिए, दूसरा है अवकरण और तीसरा है पुनरुद्भवन। ठीक है, इसी तरह से केल्विन चक्र चलता है। मैं चाहता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन तथा रिजेनरेशन में वर्णन करते हैं। देखिए, यहाँ पे रिडक्शन का मतलब वही अवकरण है और रिजेनरेशन का मतलब है पुनरुत्भवन। तो 3 चरणों में पूरा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बोक्सिलीकरण। CO2 के यौगिकरण में एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है जहां आरयूबीपी के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग होता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप 3PGA के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीकरण क्षमता भी होती है, अतः ज्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज या फिर रुबिस्को कहें। तो अभी से हम लोग इस एंजाइम को रुबिस्को कहेंगे। और यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, जो पहला स्टेप था क्या था, कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप में क्या होता है, जो राइबोलेज 1 और 5 बिसफॉस्फेट है उसमें CO2 आकर के मिलता है, यानी CO2 उसमें आकर के जुड़ता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या, कार्बोक्सिलेशन। अब देखिए यहाँ पे ये 5 कार्बन वाला है, यहाँ 5 दिखा रहे कि 5 कार्बन वाला बिसफॉस्फेट है। अब उसमें क्या होता है कि एक C जुड़ता है, तो 5 कार्बन था और एक CO2 में क्या C जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन वाला हो गया। और उसके बाद ये 2 अणुओं में टूट जाते हैं, 3-3 कार्बन वाले 2 अणुओं में टूट जाते हैं। तो वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक बनता है जिसे हम लोग इसे हम लोग 3 फॉस्फो
ग्लिसरेट कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके दो दो अणु बन गए, मतलब 3 कार्बन वाले एक और 3 कार्बन वाले एक, यानी 3 कार्बन वाले 2 यौगिक बन जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, जानते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या बनता है, यानी दूसरे चरण में। ठीक है, अब जो दूसरा चरण है वो क्या है, रिडक्शन या फिर अपचयन कहते हैं या फिर इसे अवकरण कहते हैं। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NDPH के 2 अणुओं का उपयोग उपचयन हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज के एक अणु बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए ये क्या है, तो प्रतिक्रियाओं का एक श्रृंखला है, यानी इसमें कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। और इस चरण में क्या होता है, CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु क्या होता है, ATP के 2 अणुओं का उपयोग होता है। कितना, ATP के 2 अणुओं का उपयोग होता है, किसमें, फास्फोरिलेशन में। तथा NDPH के भी 2 अणुओं का उपयोग होता है, वो किसमें, अपचयन हेतु। अब देखिए, पथ से जो ग्लूकोज के एक अणु बनते हैं उसके लिए CO2 के 6 अणु तथा 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए, पहला आप समझ गए थे, अब ये दूसरा चरण है, ये अवकरण मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या होता है, देखिए ATP और NDPH का यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे जो 3C बना था, 3 कार्बन वाला यौगिक, इसमें क्या होता है कि ATP और यहाँ पे NDPH जुड़ता है, तब बन जाता है ATP से बन जाता है ADP। ठीक है, ATP से क्या बन जाता है, ADP, और NDPH से बन जाता है IP प्लस NDPH। उसके बाद इसमें क्या होता है, शर्करा का निर्माण होता है। ये शर्करा और स्टार्च है, यानी इसी को आप ग्लूकोज कह रहे थे। और यहाँ पे जब निर्माण हो जाता है तब यह जाकर के यह चरण पूरा होता है। इसके बाद जो तीसरा चरण है वो क्या है, पुनरुद्भवन है। ठीक है, अब चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो रिजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, यदि चक्र को बिना बाधा के जारी रखना है तो CO2 ग्राही अणु RUB का पुनरुद्भवन बहुत ही आवश्यक है। पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के एक ATP की आवश्यकता होती है। तब देखिए, यह चूंकि चक्र है, ये चक्र हमेशा चलता रहे, उसके लिए क्या चाहिए कि इसके लिए चाहिए कि पुनरुद्भवन की घटना हो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 कार्बन वाला यौगिक था, वहां से जब CO2 मिला तो 6 कार्बन वाला हो गया, यहां से टूट टूट करके 3 हो गए। ठीक है, 3 कार्बन वाले हो गए। जब शर्करा बन जाता है यहाँ पे, तब ये शर्करा बनाने का तो एक शर्करा बन जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर हमें अब यहाँ पे यही वाला फिर से हमें यौगिक चाहिए ताकि 5 कार्बन परमाणु फिर से हमें मिल जाए। और जब तक 5 कार्बन परमाणु नहीं मिलेंगे फिर से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए पुनरुद्भवन आवश्यक होता है। इसलिए केल्विन चक्र के CO2 प्रत्येक अणु को प्रवेश करने के लिए ATP के 3 अणु तथा NDPH के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अप्रकाश अभिक्रिया में उपयोग होने वाले ATP और NDPH की संख्याओं में यही अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न करने का कारण बनता है। अब देखिए, एक चक्र लगाने में ATP के कितने अणु बनते हैं, तो 3, और NDPH के कितने अणु लगते हैं, 2। ठीक है, ATP के 3 और NDPH के 2। ठीक है, और एक चक्र में एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है, इसको पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पूरा चक्र एक बार चलता है, ऐसे एक बार चलता है तो एक ग्लूकोज बनता है, 3 ATP का खर्च होता है और 2 NDPH का खर्च होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा देर बाद आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज की एक अणु की रचना के लिए कितने ATP तथा NDPH के अणुओं की आवश्यकता होती है। आपको शायद यह बात समझने में मदद करेगी कि केल्विन चक्र में क्या अंदर जाता है और क्या बाहर आता है। तो देखिए, यहाँ पे बता ही दिया गया कि ग्लूकोज बनाने के लिए 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए कितने चक्रों की आवश्यकता होती है, 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि एक चक्र में क्या होता है, वहां पे यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है,
एक चक्र में, यहाँ पे पता नहीं शायद मैंने यही बताया, एक चक्र लगाने के लिए क्या होता है, 3 एटीपी और 2 एनडीपीएच की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा मैं, ठीक है। 3 एटीपी और 2 एनडीपीएच की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए कितना कितना चक्र लगता है ग्लूकोज बनने के लिए, 6 चक्र। तो बताइए ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होगी। तो एक चक्र में 3 लग रहा है, तो 6 चक्र में कितना हो जाएगा, 18 एटीपी खर्च होगा। और एनडीपीएच कितना खर्च होगा, तो 2 लग रहा था एक चक्र में, तो 6 चक्र में कितना लगेगा, 12। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अंदर क्या होता है, 12 एटीपी अंदर जाता है और 12 एडीपी बाहर आता है, सॉरी 18, यहाँ पे भी 18। वैसे ही एनडीपीएच भी 12 और एनडीपी भी 12 ही होता है, जबकि एक ग्लूकोज का अणु बनता है। अब चलिए समझते हैं C4 पथ क्या होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। C4 पथ जैसा पहले ही बताया गया है कि पौधे जो सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें C पथ होता है। तो C पथ किन पौधों में होता है, ये उन पौधों में होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में CO2 को यौगिकरण का पहला उत्पाद, यद्यपि C4 ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। तब फिर से C3 पौधों में किस प्रकार भिन्न है, यह एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको C4 पौधा क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो C4 पौधा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला विशिष्ट उत्पाद बनता है वो 4 कार्बन वाला यौगिक होता है, इसलिए इसे C4 पौधा कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा बात है जो दूसरा है कि चाहे C3 पौधा हो या C4 पौधा हो, दोनों में केल्विन चक्र चलता ही है। तो फिर प्रश्न है कि आखिर C3 पौधे C4 से कैसे भिन्न है। तो चलिए उसका भी आंसर और डिटेल में लेते हैं। C4 पौधे विशिष्ट हैं। इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। शारीरिकी मतलब अंदर से उनकी बनावट एक विशेष प्रकार की होती है। ये उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इनमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती और इनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझें। तो देखिए C4 पौधे कैसे अलग हैं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी संरचना एक अलग प्रकार की होती है, विशेष प्रकार की उनमें संरचना होती है। और दूसरा चीज कि ये उच्च ताप को सह सकते हैं, ठीक है, उच्च ताप को सह सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है और इनका जैव भार भी अधिक होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ C3 तथा C4 पत्तियों की खरी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्ण मध्योतक हैं? क्या इनके संवहनी पुलाछाद के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो अगर आप कुछ पत्तियों को इकट्ठा करें जो C3 पौधों के हो और C3 पौधों के हो, उनके पत्तियों को काटेंगे तो आप जब उन्हें देखेंगे तो दोनों में आपको स्पष्ट अंतर दिखाई देगा, ठीक है। क्या अंतर दिखाई देगा? अंतर ये दिखाई देगा कि जो C4 पौधे होते हैं उनमें संवहनी पुलाछाद पाए जाते हैं, जबकि C3 पौधों में नहीं होते हैं, ठीक है। और वो कैसे होगा, वो फिगर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए जो C3 पौधे होते हैं उनमें ये मान लीजिए संवहनी ऊतक है, इनकी अगल बगल पुलाछाद कोशिकाएं नहीं होती हैं, जबकि C4 पौधे में क्या होते हैं कि संवहनी ऊतक यानी जो जाइलम फ्लोएम होते हैं उनकी अगल बगल ये पुलाछाद कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पुलाछाद कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से आप देख करके उनमें अंतर आसानी से कर सकते हैं। C4 पौधों के संवहन मंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिकाएं पुलाछाद कोशिकाएं कहलाती हैं या बंडल शीथ कहते हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि वो क्या होती है, एक अलग से कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम लोग बंडल शीथ या फिर पुलाछाद कोशिकाएं कहते हैं। और पत्तियां जिनमें ऐसी शरीरिकी होती है उन्हें क्रैंजी शरीरी वाली पत्तियां कहते हैं। यानी ऐसी पत्तियां जिसमें पुलाछाद कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्रैंजी शरीर वाली पत्तियां कहते हैं। यहाँ क्रैंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के अनुरूप होती है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रैंजी कहते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है, एक छल्ला यानी एक घेरा गोला घेरा जैसा बनाया रहता है। इसलिए संवहन बंडल के आसपास
पुलाछद कोशिकाओं की अनेकों परतें होती हैं। ठीक है, किसके आसपास? तो जो संवहन बंडल है उसके आसपास पुलाछद कोशिकाओं की क्या होती है? अनेकों परतें होती हैं। इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या होते हैं, तो उसमें अनेकों क्लोरोप्लास्ट होती हैं। किसमें? पुलाछद कोशिकाओं में अनेकों क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इनकी मोटी भित्तियां गैस से अप्रवेश होती हैं और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। साथ ही इनकी भित्तियों को देखिएगा तो वो गैस से अप्रवेश होती है, यानी उसमें गैस प्रवेश नहीं कर सकता है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी आप दो कोशिकाओं के बीच में देखिएगा तो जगह नहीं रहता है। आप C4 पौधों जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रैंच शरीर एवं पर्ण मध्यों तक दिख सके। तो आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि मक्का के पत्तियों को काटिए या फिर ज्वार के पत्तियों को काटिए और उसको फिर आपके पास कोई अच्छा सा लेंस हो या फिर सूक्ष्मदर्शी से उसे देखिएगा तो आपको वो सही जो कोशिकाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी और क्रैंची भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि क्रैंची क्या होता है? कोशिकाओं का ही तो एक गोल घेरा होता है जो आपको दिखाई देगा। अपने आसपास के विभिन्न स्पीशीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्र करें और उनकी पत्तियों की खरी काट लें। सूक्ष्मदर्शी से इसके संवहन बंडल पुल के आसपास पुलछाद को देखें। पुलछाद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में आपकी मदद करेगा। तो आप जब अनेक पत्तियों को लीजिएगा और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिएगा तो आपको क्या होगा? पुलछाद दिखाई देगा और जिसमें पुलछाद दिखाई देता है या फिर क्रैंची दिखाई देता है, गोल घेरा दिखाई देता है, वही क्या है? वही है C4 पौधा। और जिसमें नहीं दिखाई देता है वो C3 पौधा होगा। अब चित्र 13.9 में दिखाए गए पथ का अध्ययन करें। इस पथ को हैच एवं स्नेल पथ कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आइए हम चरणों को समझते हुए पथ का अध्ययन करें। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है इसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक CO2 का प्राथमिक ग्राही 3 कार्बन अणु फास्फोइनोल पाइरुवेट अर्थात PEP यानी पेप है। ठीक है, याद रखिएगा यही, इसको हम लोग पेप बोलेंगे और वह पर्णमध्योतक कोशिका में स्थित होता है। इस यौगिकरण को पेप कार्बोक्सिलेस अथवा पेप केस नामक एंजाइम संपन्न करता है। CO2 का प्राथमिक ग्राही क्या है? एक 3 कार्बन अणु वाला क्या है? फास्फोइनोल पाइरुवेट यानी पेप है। और यह कहाँ पे होता है? तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में स्थित होता है और इस यौगिकरण को पेप कार्बोक्सिलेस यानी पेप केज एंजाइम संपन्न करता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C4 अम्ल OAA पर्णमध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है। और जो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में कौन सा अम्ल निर्भर होता है? तो ये OAA है। अब देखते हैं फिगर को। यहाँ पे देखिए ये C3 अम्ल वाला है, ये C3 अम्ल है। इसमें क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है जिससे यहाँ पे फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। आप इसको बाहर को पहचान नहीं सकते हैं, ये कोशिका भित्ति है और अंदर कोशिका झिल्ली है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं कि C3 अम्ल है। यहाँ से क्या होता है कि ये फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है जो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे वातावरण से CO2 आकर के इसमें मिल जाता है। CO2 के मिलने के बाद इसमें फिर से यहाँ पे यौगिकरण होता है और यौगिकरण से क्या बनता है? C4 अम्ल बनता है। ठीक है, C4 यौगिक वाला अम्ल बनता है और उसके बाद इसका परिवहन हो जाता है नीचे C3 में। तो ये देखिए ये C4 चक्र है और ये क्या है? C3 चक्र है। तो यहाँ से आ जाता है फिर, और यहाँ आने के बाद आप देखिए ये 4 कार्बन वाला अम्ल है जिससे का फिर से क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन से एक CO2 निकलता है और फिर C3 बन जाता है C3 अम्ल। C3 अम्ल का फिर से परिवहन हो जाता है किसमें? C4 चक्र में। और यही C3 से फिर से ये क्या होता है? फास्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। फिर पाइरुवेट में आकर के यहाँ वातावरण से CO2 मिलता है। CO2 का फिर से यौगिकरण होता है। यौगिकरण होने से C4 अम्ल बनता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद ये पर्णमध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल एवं एस्पार्टिक अम्ल बनाते हैं जो कि पुलाछद कोशिकाओं में चले जाते हैं। पुलाछद कोशिका में यह C4 अम्ल विघटित होता है।
जिससे CO2 एवं एक कार्बन अणु मुक्त होता है। तो क्या होता है, पर्ण मध्योतक कोशिका में जो 4 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं उनमें से अम्ल बनता है। जैसे अम्ल क्या है, मैलिक अम्ल बनता है या फिर एस्पार्टिक अम्ल बनता है, और ये फिर कहाँ चले जाते हैं, पुलच्छाद कोशिकाओं में चले जाता है। 3 कार्बन अणु पुनः पर्ण मध्योतक में वापस आ जाता है, जहां यह पुनः पेप में बदलता है, और इस तरह से ये चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो ये चक्र लगातार चलते रहता है, मैंने आपको फिगर में बताया है, वही यहाँ पे भी बताया जा रहा है। पुलच्छाद कोशिका से निकली CO2 कैल्विन पथ अथवा C3 में प्रवेश करती है। कैल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। पुलच्छाद कोशिका रुबिस्को से भरपूर होती है, परंतु पेप केस से रहित होती है। अतः मौलिक पथ कैल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है वह C3 एवं C4 पौधों में सामान्य रूप से होता है। तो देखिए, जो पुलच्छाद कोशिकाओं से CO2 निकलती है वो या तो वो कैल्विन पथ या उसी को हम C3 पथ कहते हैं, उसमें प्रवेश करती है, और ये जो C3 पथ होता है वो सभी पौधों में समान होता है। जो पुलच्छाद कोशिकाएं होती हैं वो रुबिस्को से क्या होता है, भरपूर होती हैं, लेकिन उनमें पेप केस एंजाइम नहीं रहता है। इसलिए जो मौलिक पथ है वो कैल्विन पथ ही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शर्करा बनता है। तो चाहे C4 पौधा हो या C3 पौधा हो, उसमें जो शर्करा बनता है वो कैल्विन पथ द्वारा या C3 चक्र द्वारा ही बनता है। ठीक है, चाहे वो पौधा C3 हो या फिर C4 हो। क्या आपने ध्यान दिया है, कैल्विन पथ सभी C3 पौधों के परिमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। C4 पौधों में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में यह संपन्न नहीं होता, किंतु पुलच्छाद कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। तो जी हाँ, ये तो मैंने आपको बताया है कि जो कैल्विन पथ होता है वो सभी पौधों में होता है, चाहे वो C3 हो या फिर C4 हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।